अस्सलाम वालेकुम। चलो जी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 मैंने कर दिया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, इसमें आपको यकीनन बहुत सारे मसले होंगे, बहुत सारे, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स बैंक की बात भी है, कुछ और बहुत अजीब सी बातें। मैं आपको ना प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में से जो समरी बता रहा हूं उसमें से जितना जितना भी रिटेन होता जाए बहुत है। अगर कुछ भी ना हो तो भी कोई मसला नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पॉइंट नंबर 1, इसकी समरी बस इतनी समझ लें। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना जितना भी समझ आ रहा है बहुत है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब यह है कि जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आर्टिकल्स में काम नहीं भी किया इस एरिया पे, कि पाकिस्तान में अब मेरा ख्याल है सारे ही लोन्स शायद फ्लोटिंग पे चलते हैं। तो काइबोर प्लस करके आपने टर्म सुनी होंगी। काइबोर क्या होता है? कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। और एक लाइबोर भी होता है जो C5 के सवाल में तो नहीं होगा, वो इंटरनेशनल है। और इसमें भी इंटरनेशनल चेंज भी आई है, और वो एक पता नहीं बना था SO करके कुछ बना था वो। तो पाकिस्तान में काइबोर होता है। ये काइबोर कौन डिसाइड करता है? स्टेट बैंक डिसाइड करता है, मुल्क की हालात के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। अच्छा, अगर महंगाई ज्यादा हो रही होगी तो काइबोर ज्यादा। काइबोर तय करने में मुल्क की महंगाई भी कंसीडर करना मकसद, क्योंकि काइबोर एक केस रेट है जिसपे लेंडर ने इंटरेस्ट लेना है, तो महंगाई के हिसाब से ये एडजस्ट हो रहा होगा। अब ये जो महंगाई के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ये स्टिल इंटरेस्ट रेट ही है। जैसे अगर कोई हमने इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं, इन्वेस्टमेंट हुई है काइबोर +3 पे, और ये कॉन्ट्रेक्चुअली तय हर साल काइबोर अपडेट हो जाया करेगा, तो काइबोर का इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाना है। ये पॉइंट 1 की अंग्रेजी का मतलब है कि पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो खैर है, ये स्टिल SPPI टेस्ट, ये जो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मेनली SPPI टेस्ट पास कराने का पूछा हुआ है। SPPI टेस्ट कौन सा? सेकंड वाली कंडीशन, कि सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट डाल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्टिल वो SPPI है। ये पॉइंट 1 का एंड रिजल्ट है। पॉइंट नंबर 2 जो है ना, ये काफी एक एडवांस चीज है, और पॉइंट 2 का और पॉइंट 3 का और पॉइंट 6 का, पॉइंट 2, 3 और 6, मैं इन तीनों का ना एक मिला जुला सा आंसर दे रहा हूं, और अगर आपको आंसर समझ नहीं आया तो इग्नोर कर देना, फाड़ देना पेज, इग्नोर। ये जो SPPI टेस्ट है ना, इसमें जो इंटरेस्ट है, ये आउटस्टैंडिंग पैसों के ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कवरेज होती है। यानी कोई भी लेंडर अपने पैसे पे इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि टाइम गैप इन्वॉल्व है। अच्छा, ये ना बहुत लेट हो गया, 25 लेक्चर हो गए रिपोर्टिंग में, और BFD में कुछ 30 लेक्चर गुजार दिए मैंने, कल 30वां कल पूरा किया है। जो लोगों ने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं ना एक हदीस भी सुनाया करता हूँ क्लास में, तो बहुत लेट हो गया, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कितना लेट क्यों हो गया, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि बाकी स्ट्रेंथ कल पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं हदीस शुरू कर दूंगा। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होते हैं ना, ये चूंकि ये पेपर में मौजूद है और ये हमने पढ़ने हैं, पेपर पास करना है, तो इनका पढ़ना नॉलेज के लिए, पेपर पास करना, ये एक अलग चीज है। अदरवाइज ये सब सूद है, और सूद इतना बड़ा मसला है। देखें, अगर तो आप जो मेरे लिसनर हैं, जो चाहे यहाँ बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कैमरे के पार हैं, अगर आप लोग आखिरत की जिंदगी बिलीव ही नहीं करते तो फिर तो ये डिस्कशन ही नहीं है ना, फिर तो आप खुल के ये क्रिटिसाइज भी करें कि मौलवियों की बनाई हुई चीजें। लेकिन इफ यू बिलीव इन आखिरा, तो ये सूद बहुत बड़ा मसला है। इसके हल क्या हैं? वो बहुत ऊंचे लेवल पे हल हैं, और उसके ऊपर लोग काम भी करते रहे। आप CA स्टूडेंट के लिए क्या हल हो सकते हैं वो भी चलें, जब मैं हदीस सुनानी शुरू कर ही दूंगा, शायद बीच में मैं कोई मूड हो तो बात कर भी दूं उस पर। लेकिन ये मैं बता दूं कि या तो आप आखिरत पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर बिलीव करते हैं ना, तो फिर ये ड्रामेबाजियां नहीं है कि ये सब मौलवियों की बनाई हुई ड्रामेबाजियां, ये बड़ा मसला है। और ये जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ एक टॉपिक है जिसको आपने पेपर पढ़ के सवाल सॉल्व करके पास करना है। ना आप सूद लिखने वालों में है, ना आप सूद देने वालों में है, ना लेने वालों में है, ना आप गवाह में शामिल है, क्योंकि आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो पढ़ना, सॉल्व करना, ये उस कैटेगरी में नहीं है, तो आप पेपर पास करें। अदरवाइज ये जितनी डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस्लाम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। और वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्टेक्स्ट रिस्क को कवर कर रहा होता है बेसिकली। और उसकी सादी सी मिसाल ऐसे समझ लें आप कि अगर एक गुड्स का सेलर 2 प्राइसेस बताए, ये कहे कि अगर कैश सेल लेनी है तो ये प्राइस है, अगर क्रेडिट सेल लेनी है तो ये प्राइस है। डिफरेंट प्राइसेस कोट हो सकती हैं, लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन हो गई
फिर शिफ्टिंग नहीं होती। यानी फिर ये नहीं होता कि इतने दिन गुजर गया, तुम पैसे नहीं दे रहे मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है कि जब पैसा रिसीव करना हक बन जाता है तो फिर आगे क्या होता है, फिर सूद शुरू कहां से होता है, क्या क्या चीज सूद में शामिल है, किसमें नहीं है। तो अब आपको यहां से दो नसीहतें। एक नसीहत तो यह है कि अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में इस चीज को सीखना चाहते हैं तो आप जैसे इरादा करते हैं ना सीखने का, आपको रास्ते मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको यहाँ पर इस वक्त सीफैप के कोर्स पढ़ाते हुए इन तकरीबन 100-110 क्लासों के अंदर ये सूद तो नहीं प्रॉपर सिखा सकता, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा होगा तो आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिल जाएगा। एक नसीहत, डू गो फॉर इट, लर्न करें। दूसरी नसीहत, जब तक आप इसको नहीं सीख पा रहे इसका मजाक ना बनाएं। यानी ये मजाक ना बनाएं, क्योंकि आप ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जिनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन आना चाहती है, मैं उस्ताद हूं, ठीक है, मैं बीएफडी पढ़ाता हूं, ठीक है, फाइनेंस का मैं कैलकुलेशंस का उस्ताद हूं बड़े साल से। तो ये जो आप जैसे जवान बच्चे या जो इदारों में काम करने लग जाते हैं, जिनको लगता है कि ये मौलवियों को कुछ नहीं पता होता, तो इसका मजाक ना बनाए। और जस्टिफिकेशन के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि वो बेचारा क्या करे जिसने अपने दोस्त को कर्जा दिया था, उस बेचारे का क्या कसूर है। ये ना इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में बड़ी कॉमन आर्गुमेंट है कि मैंने अपने दोस्त को कर्जा दिया था, मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी, दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी, अब कल जब दोस्त मुझे कर्जा वापस करेगा तो गाड़ी तो महंगी हो गई, तो मेरा क्या कसूर है, मुझे साथ क्यों ज्यादती हो। तो ये वो मिसालें होती हैं जो बकवास मिसालें होती हैं और देने वाले को पता होता है, ये बड़े आराम से काउंटर हो सकती हैं। तो दूसरा मशवरा यह है कि आप जब तक इल्म पूरा हासिल नहीं करते, इन चीजों का मजाक ना उड़ाना, मजाक में ना पड़ना। जिसके बारे में इल्म नहीं है ना, उसका मजाक उड़ाने से अवॉइड करना। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, ये मैं आपको बता दूं, टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और इस्लाम से पहले से भी ये चल रहा है। अरब के अंदर कारोबारी, आप के खानदान के लोग कारोबारी थे और कारोबारी कर्जे होते थे। हमने जो फिल्मों ड्रामों के अंदर सीखा है ना कि गरीब को बेचारे की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और वो कर्जा दे दिया, फिर उसकी नस्लें जो हैं वो सूद पे पैसा दिए जा रही हैं। ये होता है आज भी हमारे इलाकों में चोरी छुपे जो सूद का काम करने वाले लोग अवेलेबल हैं, ये आज भी हमारे गली मोहल्लों में अवेलेबल है इस तरह के काम। ये और चीज थी। और कारोबारी कर्जे जिनको आज हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, ये तब भी हुआ करते थे। ये कारोबारी शक्ल अब नई नहीं है, ये तब भी होते थे। ये यहूदियों का मेन काम ये था। ये जो फाइनेंसर थे ना, ये आपसन के दौर के, आपसन के खानदान के लोग भी थे। तो इसलिए ये बहुत पुरानी चीज है और ये बहुत टेक्निकल और गहरी और बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ इसको जंग कहा है, तो ये छोटी चीज नहीं है। तो आप इसको जरूर सीखने की कोशिश करें जहां से भी आप को रास्ता मिले। और जब तक नहीं सीख पाते तब तक डिस्कशंस का हिस्सा बन के इनका ना मजाक उड़ाने वाले ना बने। ये दो नसीहतें थी। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि पता नहीं क्या बता रहा था कि क्वेश्चन 2 में पॉइंट नंबर 2, 3 और 6, इनमें कॉमन बात बस ये समझा रहा हूं कि आईएस ये कह रहा है कि इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए। यानी अगर 6 महीने का डेट है तो 6 महीने की कवरेज जिस रेट के अंदर हो वो सही मानों में इंटरेस्ट रेट है। अगर 3 महीने का पीरियड है तो 3 ऐसा रेट होना चाहिए जो 3 महीने के पीरियड को कवर करता हो। अगर किसी और चीज से लिंक हो गया इंटरेस्ट के अलावा, तो फिर इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ गड़बड़ है। वो इन तीनों में सिर्फ इतना निचोड़ लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर जो टाइम पीरियड ऑफ डेट है उसकी प्रॉपर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तो ये इंटरेस्ट। एग्जांपल 6 में लिखा हुआ है कि जो बोरोर है जब उसका दिल करेगा, नहीं, जब उसको मुश्किल लगेगी वो कहेगा मैं नहीं पैसे दे रहा, बाद में दूंगा। यानी वो अपनी मर्जी से डिले करे जा रहा है और जो मर्जी से डिले कर रहा है उसके ऊपर फिर वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा। इसका मतलब इन टर्म्स एंड कंडीशन में प्रॉपर टाइम की कवरेज नहीं है। ये एग्जांपल 6 में लिखने की कोशिश की थी। और 2 और 3 की समरी बस इतनी है कि वो इंटरेस्ट रेट जो प्रॉपर पीरियड ऑफ डेट की टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कवर करता हो वो इंटरेस्ट है। अगर इससे आगे पीछे कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये एसपीपीआई फिर नहीं है। और पॉइंट नंबर 4 में सिर्फ इतनी काम की बात है कि अगर हमने किसी को कर्जा दिया और वो फुल रिकोर्स लोन का मतलब होता है कि हमें पूरे पैसे वापस लेने का हक है और ये सिक्योरिटी भी पूरी पड़ी हुई है, तो पूरे पैसे वापस लेने का हक इटसेल्फ फैसला नहीं करता कि एसपीपीआई है कि नहीं। इसमें बस इतना लिखा हुआ है। और पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर्स चूंकि बदले में मिलने हैं, कन्वर्टेबल, ये आगे चल के आपको एक चीज पढ़ानी है मैंने I32, तो ये एसपीपीआई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, एक चूंकि भी थोड़ी सी बात समझाई थी तो भी बीच में नसीहत कर देता हूं। ये जो आप आर्टिकल्स में जब आते हैं ना, और पिछले कुछ सालों से जब से ये यंग लोगों के अंदर ई कॉमर्स बहुत आम हुआ है, जब आप लोगों ने अर्निंग शुरू कर दी है, हर जो है वो दूसरे स्टूडेंट से सुनने को मिल रहा होता है जी मैं फलाने का जगह से कमा रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ इतनी नसीहत करूंगा कि जब हम आखिरत भूल जाते हैं ना तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो कमा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है। तो इसलिए जिस काम में भी इंगेज हों, प्रॉपर गाइडेंस के बाद उसमें इंगेज होना, यानी ये क्लियर कर लेना कि जो काम आप कर रहे हैं वो हलाल हराम में कहां फॉल करता है, उसके हिसाब से कमाएं। बाकी पैसे कमाने में तो कभी किसी को कोई ममानियत नहीं है, लेकिन चूंकि आप अब नए लोग जो हैं, पिछले कोई 5 साल प्लस की बात कर रहा हूं, 10 साल प्लस कह लें, ये जो आखिरी 10 साल हैं, इन 10 सालों में ना कौम के मिजाज में बहुत सारी चीजों के शॉर्टकट बन गए कि कहीं से कोई अर्निंग एबिलिटी मिल जाए, और वालिदैन के एक्चुअली भी चेंज होते जा रहे हैं। वो बच्चों को पढ़ाने से अब शिफ्ट कर रहे हैं कि पैसा कमाना आना चाहिए। तो चूंकि पैसा इंपॉर्टेंट हो गया ना, पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया, तो उसमें मेरी बस नसीहत यह है कि आप अगर ढूंढना चाहेंगे तो आपको रेलेवेंट एक्सपर्ट मुफ्ती मिलेंगे, पूछ के चलिएगा। अगर हलाल हराम मैटर करता है, अगर नहीं करता तो जो जिंदगी में फुल मजे करो, बाद में तो फ्राई हो ही जाना है, तो फुल मजे करें। जब फर्क ही नहीं पड़ता हलाल हराम तो फिर खुल के मजे करें। अच्छा, एक ये नसीहत। और दूसरी, ये जो आप आर्टिकल में जब आते हैं ना तो थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा। अगर कुछ बचा भी लेते हैं तो फिर मोबाइल पे पैसा लगाने आईफोन ले लेते हैं, या अब चूंकि आपको पता लग जाता होता है
अपने क्लाइंट्स में, तो आप फिर अपने खानदान वालों के पैसे इधर उधर लगवाना शुरू कर देते हैं। यानी इस तरह की मेरे बहुत सारे मसले मेरे सामने बच्चों के डिस्कशन में आते हैं कि फलाने के पैसे साथ लगवाए थे और ये टर्म्स तय हुई थी, फलाने के कारोबार में पैसे लगवाए हुए थे। इसके लिए एक बिल्कुल बेसिक सा असूल बता रहा हूं, क्योंकि मुझे सुनने में मिल रहा होता है, इसलिए बता रहा हूं, सकता है आप लोग में भी इन्वॉल्व हो। जब भी कहीं पैसा एज एन इन्वेस्टर एक बिजनेस एक्टिविटी में लगाया जाता है और जिसके साथ मिलकर पैसा लगा रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ शक्लें, मुदारबा, मुजारबा, मुशारका, बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें। तो मुदारबा, मुजारबा तो एक ही है, मेरे वो काफी सारी शक्लें हैं। इस्लाम के अंदर फाइनेंस वो भी पढ़ाता रहा, और अफसोस की बात यह है कि मैंने इस्लामिक फाइनेंस एसीसी में पढ़ा है, सीए में नहीं है। अब थोड़ा सा है एमएफए में, वो भी बहुत मुश्किल से है। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन के अंदर इस्लामिक फाइनेंस नहीं पढ़ाया जितना मैंने एसीसी में पढ़ा है। तो जब भी इन्वेस्टर यानी किसी वेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है और उसका प्रिंसिपल सिक्योर्ड है, यानी मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए और कहा कि अगर मेरा पैसा डूबा तो मेरे पैसे तुम्हें वापस करने हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कर्जा है। अब इस सूरत में जो मुझे पैसा मिल रहा है वो सूद है, रिस्क शुड बी देयर। हाँ, अगर मैंने अपने दोस्त के साथ पैसा लगाया और उस दोस्त की वाकई नाअहली की वजह से मेरा पैसा डूबा तो वो मुझे वापस करेगा, उसकी पक्की नाअहली। लेकिन अगर बिजनेस वेंचर में पैसा लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है, तुमने मेरा पैसा वापस करना है, ये डुबोना नहीं है पैसा, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर ये कर्जा है। तो जब भी आप किसी वेंचर में दाखिल होने लगे ना, या किसी आपके माँ बाप के बेटे, तुमने पढ़ लिख गया है तो मेरे इतने पैसे ये कहीं लगवा दो, तो इसलिए जिनको तो आखिरत का फर्क नहीं पड़ता तो वो खुल के मजे करे जिंदगी में, मजे भी ना किए और आखिरत में भी खराबी हुई तो फायदा। तो जिनको आखिरत से फर्क पड़ता है वो पूछ पूछ के चले, और सारे एक्सपर्ट्स बिल्कुल मौजूद हैं हमारे दीन के अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 डन। किसका? मनी मूवमेंट, ये क्या है? मुफ्ती नासिर पास नहीं हूं मैं, इसलिए इस किस्म के सवालों के नहीं जवाब दे सकूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और क्या नहीं है। मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट ही बता रहा था सूद के हवाले से। तो बाकी फिर आप जितना जानना चाहेंगे, आप अगर जानना चाहते होंगे, तलब होगी, तो आपको बिल्कुल रास्ते भी मिल जाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 डन। अभी ना एक काम आप सिर्फ देख लें, क्योंकि इस तरह के सवाल के लिए तैयारी कहां से होनी थी, नहीं होनी थी। उस वक्त जिसके ज़हन में क्लिक कर जाना था उसने कर लेना था, जिसको क्लिक नहीं करना था उसको ये सवाल ही समझ नहीं आना था। पास में एक सवाल आया हुआ है, बस आप सवाल पढ़ के ना उसका सॉल्यूशन देख लें। इस तरह के सवाल सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आइंदा ये सवाल दोबारा आ जाए तो आप कर लेंगे, पहली दफा वालों ने शायद ना किया होता। पास पेपर्स में आए ये प्रैक्टिस सेट सारा गुजारने के बाद है, नहीं पास पेपर में सेट नहीं है, पास पेपर इकट्ठे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट गुजारने के बाद पास पेपर्स वाले पोर्शन में आए, और जून 22 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जून 22। सवाल पढ़ें और ये जो उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम को समझें पहले, और इस डायग्राम में से कुछ पूछना है तो पहले वो पूछ लें सामने बैठे हुए लोग, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में आऊंगा। पहले सिर्फ सवाल में लिखी हुई डायग्राम, फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, पहले आप ये पूछ लें जो पूछना है। FVT OCI, FVT OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। और ये ब्रैकेट में जो नो रिसाइकलिंग लिखा है ये आपको नहीं पढ़ाया अभी, ये ब्रैकेट वाली बात अभी इग्नोर करके नो रिसाइकलिंग। उसके अलावा बस सवाल में जो टेबल बना हुआ है, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम समझ आए? हाँ जी। पहला डब्बा है कि क्या हमने जो शेयर्स खरीदे हैं वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अगर इसका जवाब है यस तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास में जाएंगे। अगर इसका जवाब है नो तो फिर देखना पड़ेगा क्या हमने इनकी पैदाइश पे कसम खाई थी, यस तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, अगर नहीं कसम खाई थी तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ठीक है। अच्छा, सवाल वाला कह रहा है कि इसी तरह का एक डायग्राम इनके लिए भी बना के दे दें। अब ये जो उस वक्त क्लिक कर गया होगा, जो जोड़ तोड़ करनी होंगे तो कर लिए होंगे, अगर नहीं तो चलो अब याद कर लें, आइंदा अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप कर सकते हो। तो अब आप इसका सोल्यूशन देख लें, पहले खुद कोशिश कर लें, अगर होती है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लें। इसी तरह की डायग्राम वो कह रहा है कि इसके लिए बना दे, खुद से होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक अलग ही आर्ट है, ये इस तरह का सवाल में एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। ये डायग्राम्स बनाना ये एक अलग आर्ट होता है, तो ये नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आप देख लें अगर आइंदा कभी पूछ लिया तो।
जी पढ़ लिया, कोई यस नो पे एतराज? ठीक है, मुझे भी नहीं लगता कि मैं ये खुद बना सकता था, नहीं तो ये एक अलग आर्ट है कि किस शाख से क्या निकालना है, लेकिन बस आ गया तो आ गया, अब आप आइंदा के लिए याद कर लें इसको, है चलो ठीक है, शाबाश। ये हो गई जी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डन। अब आते हैं मेजरमेंट पे, और मेजरमेंट का मतलब होता है कि जब अकाउंटिंग करनी है तो किस वैल्यू पे करनी है। इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है, जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो किस वैल्यू पे, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कि जब ईयर एंड आएगा या जब सेटलमेंट होने लगेगी तो फिर वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। इनिशियल मेजरमेंट पे आता हूं, पहले इनिशियल मेजरमेंट बता रहा हूं। अच्छा, हम लोग एसेट्स पढ़े, हम लोग अभी एसेट्स पढ़े, इनिशियल मेजरमेंट, तो इसके लिए आप आए पेज तीसरा होगा शायद, जी तीसरा पेज है, तीसरा पेज। तीसरा पेज का जो शुरू में हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये छोड़ देते हैं अभी क्योंकि मैं आपको भी फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ा रहा हूं। चैप्टर में तीसरा पेज 8.1.3 पहुंचे। फाइनेंशियल लायबिलिटी अभी छोड़ दें क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ा रहा हूं। अगली हेडिंग है इनिशियल मेजरमेंट। इस इनिशियल मेजरमेंट को समझाता हूं उससे पहले आप पेज 3 के एंड पे बना हुआ एक डब्बा देखें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, समझाता हूं फिर पढ़िएगा। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहे हैं तो एक तो हमारा उन शेयर्स डिबेंचर्स को खरीदने का पैसा जेब से जाएगा, जिससे खरीद रहे हैं उसको पैसे देंगे। उसके अलावा कुछ और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे ब्रोकर के जरिए कर रहे होंगे तो कमीशन हो सकती है, हो सकता है कि स्टॉक मार्केट की तरफ से हर शेयर्स खरीदने की ट्रांजैक्शन पे कुछ ड्यूटीज लगती हो, कुछ और लेवीज हो सकती हैं, हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट की हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट की हो। इनकम टैक्स के अलावा, क्योंकि इनकम टैक्स जहां भी होता है उसने फाइनली जब साल की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होना होता है, चाहे वो बिलों में दिया जाने वाला इनकम टैक्स है, चाहे वो इंपोर्ट पे दिया जाने वाला इनकम टैक्स है। जहां भी हम मुख्तलिफ मौकों पे इनकम टैक्स दे रहे होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ हमें पैसे निकलवाने के मोड़ रखे होते हैं, असल में वो सारे के सारे एडवांस टैक्स होते हैं। जब ईयर एंड होगा और इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उस ईयर का, तब इन सब की एडजस्टमेंट्स क्लेम होती हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स के अलावा बाकी कोई भी और टैक्स ड्यूटी हो सकती है, ब्रोकर की कमीशन हो सकती है, और ये सारे खर्चे क्यों पड़ रहे हैं हमें, हम शेयर्स डिवेंचर्स खरीदने की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। एक तो ये खर्चे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड से क्या मुराद हुई, डायरेक्ट हैं, इंक्रीमेंटल हैं, ये शेयर्स डिवेंचर्स खरीदेंगे तो खर्चे होंगे, नहीं खरीदेंगे तो नहीं होंगे। और कुछ खर्चे हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं है, जैसे हमारे बिजनेस का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन लोगों का काम है बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को देखना, तो वहां डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज वो फिक्स्ड हैं, वो इन ट्रांजैक्शंस के लिए डायरेक्ट नहीं है। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल है, डायरेक्टली रिलेटेड है, उनके लिए अब वर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस्तेमाल होने लगा है। तो ये पेज 3 के एंड पे पूरा डब्बा पढ़ लें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला। लेफ्ट वाली मिसालें शायद सारी समझ आ जाएंगी, राइट वाली में एक दो शायद ना समझ आए। जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला डब्बा, ये जो राइट साइड पे मिसाल है, इनमें जो डेट प्रीमियम और डिस्काउंट की मिसाल है ये अभी नहीं, जब फाइनेंशियल लायबिलिटी डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव और होल्डिंग कॉस्ट, ये मैंने मिसाल दी थी हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज। और फाइनेंसिंग कॉस्ट की मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर ये जो लेफ्ट वाली मिसालें हैं ये पे करने के लिए हम ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर और इंटरेस्ट पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम शेयर डिबेंचर खरीद रहे हैं, ओवरड्राफ्ट की वजह से पड़ेगा, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला डब्बा ओके। चलें अब नजर थोड़ी और पर उठाएं, इनिशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल एसेट्स। क्लासेस जो अभी पढ़ा दी आपको, वैसे तो 2 शाखें बनाई थी मैंने, लेकिन अगर आप नाम देखेंगे तो नाम 3 ही है, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट,
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। और ये दोनों जो नाम है, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये दो अलग अलग शाखों में थे, नाम वही है। तो इसलिए इनिशियल मेजरमेंट इन तीन नामों की बताई हुई है मैंने। अगर हमने क्लास रखी है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या एमोर्टाइज कॉस्ट, तो इसकी इनिशियल मेजरमेंट एक कॉलम है, और अगर क्लास रखी है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल तो इसका दूसरा कॉलम है। ये पढ़ के देख लें, इनिशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में। अगर हमने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को मेजर करना है तो उसकी तीन क्लासें थी। पहली दो क्लासें थी तो लेफ्ट वाला कॉलम, और तीसरी क्लास थी तो राइट वाला कॉलम। और अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो दो क्लासें थी, फेयर वैल्यू पी&एल है तो वो राइट वाला कॉलम, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो लेफ्ट वाला कॉलम। और फर्क क्या है दोनों में? जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहे होंगे और अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल वाला क्लास है तो कितने से डेबिट इन्वेस्टमेंट? उस शेयर की डिबेंचर की फेयर वैल्यू से। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल के अलावा बाकी वाली क्लासें हैं तो जितने का शेयर डिबेंचर है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके, अच्छा, इसके बाद अब आप पेज 4 के टॉप पे आए और ये सारे पॉइंट में एक एक करके बताता हूं। जो जबानी समझ आ गया जबानी सही, जो नहीं तो मैं छोटे छोटे वन लाइनर सवालों से समझाता हूं। पहले पेज 3 की बात मैं यहां लिख के भी दिखा देता हूं। अगर क्लास है एमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो इनिशियल मेजरमेंट कितने पे है? जितने का वो एसेट था प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इस सूरत में फेयर वैल्यू, यानी जो हम खरीद रहे हैं वो चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है वो प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर ये क्लास है तो। और इस सूरत में प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इस इनिशियल मेजरमेंट के लिए मैंने अगले पेज 4 के ऊपर एक डब्बा बनाया हुआ है और इसमें कुछ एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं। इनमें से जो जबानी बता सकता हूं वो जबानी बताता हूं, बाकी मैं आपको सवालों से बताता हूं। पहला बुलेट पॉइंट, ये जबानी चल जाएगा, चलिए एक सवाल में भी करा दूंगा। अगर ये वाली क्लास है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन रही है, और अगर ये वाली क्लास है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही नहीं होगी, कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी, तो उसका क्या करें फिर? वो एक्सपेंस बना रहे होंगे। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। पेज 4 के टॉप पे पहले बुलेट पॉइंट का मतलब ये है। हाँ जी, पेज 4 पहला बुलेट पॉइंट। ओके, डी रिकॉग्निशन इस चैप्टर में आगे चल के टॉपिक आना है। डी रिकॉग्निशन क्या लगता है नाम से? एसेट खरीद रहे हैं तो रिकॉग्नाइज हो रहा है, बेच रहे होंगे तो डी रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। ये इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ाना है, बड़ा गहरा टॉपिक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे चल के डी रिकॉग्निशन। तो बेचते हुए भी तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकती है, बेचते हुए भी तो कमीशन हो सकती है। उन बेचने वाली खर्चों का अभी मेजरमेंट से कोई काम नहीं। मेजरमेंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिस्कस हो रही है जो खरीदते हुए हैं। बेचते हुए जो होंगी उनका अभी इस वक्त कोई काम नहीं है। ये दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। जी, दूसरा बुलेट पॉइंट। अच्छा, तीसरा भी जबानी हो जाएगा। डेटर्स फाइनेंशियल एसेट है। डेटर्स कहां है? डेटर की इनिशियल मेजरमेंट आईएफआरएस 9 नहीं सिखाएगा, वो आईएफआरएस 15 सिखाएगा। ये भी हमने सीफा 1 में पढ़ना है। आईएफआरएस 15 है रेवेन्यू। तो तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेटर भी फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन उसकी इनिशियल मेजरमेंट हमसे ना पूछो, वो आईएफआरएस 15 बताएगा। 3 बुलेट पॉइंट। ओके, अच्छा, चौथे के साथ मैं आपको सवाल करा के ना तो पॉइंट 1 भी उसमें सवाल में कवर कर लेता हूं। चौथे का मतलब यह है कि हमने स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा। चूंकि स्टॉक मार्केट थी, लिस्टेड थी, तो कितने का शेयर खरीदा होगा? जितनी मार्केट में प्राइस चल रही होगी। तो जब हम स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं तो जितने का खरीदते हैं वो फेयर वैल्यू ही होती है। लेकिन जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट से खरीदें? नहीं। अगर किसी प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर जितने का खरीद रहे हैं वही उस शेयर की फेयर वैल्यू होना जरूरी है? नहीं। अगर तो हम शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहे हैं और जितने के खरीद रहे हैं वो फेयर वैल्यू ही है तो फिर ये पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम फेयर वैल्यू से डिफरेंट का खरीद रहे हैं तो ये खरीदते हुए ही हमें इमीडिएटली गेन लॉस हो रहा है। क्यों इमीडिएटली गेन लॉस हो रहा है? क्योंकि कैश कितना क्रेडिट होगा? कैश कितना क्रेडिट होगा? जितने का खरीद रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी? फेयर वैल्यू से। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो उसी वक्त ही एक गेन लॉस आ जाएगा जो पीएनएल में जाएगा। और एग्जाम क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट जितने का खरीद रहे होंगे वो फेयर वैल्यू ही होगी, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू ना होती तो फिर वो बता देता कि फेयर वैल्यू क्या है। ये आप चौथा बुलेट पॉइंट पढ़ लें तो इसका एक सवाल दिखा देता हूं।
ये मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन। ट्रांजैक्शन प्राइस से मेरी मुराद है कि हम कितने का खरीद रहे हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन, कि हमें वो कितने का पड़ा है, हम क्या दे रहे हैं, जो हम कंसीडरेशन दे रहे हैं वो कितनी है, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो अगर ये उस शेयर डिवेंचर की फेयर वैल्यू से डिफरेंट हुई तो फिर इमीडिएटली गेन लॉस आएगा। और चूंकि मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये एसेट लायबिलिटी दोनों से रिलेटेड लिखे हुए हैं, इसलिए बीच में लायबिलिटी का भी जिक्र आ रहा है। जी चले सवाल लिखें। ऑन फर्स्ट अगस्त 2023 2000 डिवेंचर्स of a company were purchased. 2000 debentures of a company were purchased at a price of 125 125 रुपए पर डिवेंचर। वैसे जब प्राइस कह दिया तो प्राइस होती ही पर यूनिट है, ये पर डिवेंचर ना भी कहता तो 125 रुपए पर डिवेंचर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट incurred was जी क्या लिखा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड वाज रुपीज 1.25 पर डिवेंचर, 1.25 पर डिवेंचर, ₹1.25 पर डिवेंचर। फेयर वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर वाज 128 रुपए, 128 पर डिवेंचर। रिकॉर्ड है मुझसे journal entry for initial recognition if बल्कि मुझसे क्यों आपसे रिकॉर्ड है, journal entry for initial recognition if investment is classified as part A fair value through OCI, part B fair value through P&L। एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, अलग अलग 2-3 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड कंपाउंड करूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है जी। पार्ट ए ये है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पार्ट बी है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल।
जी, अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्लास है तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या फाइनेंशियल एसेट भी लिख सकते हैं, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। कितने से डेबिट? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो एक डिवेंचर की फेयर वैल्यू कितनी है? 128 और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इतनी, और इन 2 डिवेंचर्स कितने हैं? 2000। जी, 258500। लेकिन पैसा जेब से कितना जा रहा है? पैसा जेब से जा रहा है, हमने एक डिवेंचर खरीदा है 125 का, और जेब से तो ये भी गया है इंटू 2000, 250, 2500। वैसे तो इसकी भी बैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी बैलेंसिंग के अलावा डायरेक्ट भी बताता हूं। 128 फेयर वैल्यू की चीज हमें 125 की मिल गई, सस्ती मिल गई, तो फायदा हो गया नुकसान हो गया? फायदा हो गया। तो ये गेन ऑन इनिशियल रिकग्निशन आ गया। जस्ट P&L भी लिख सकते हैं और गेन ऑन इनिशियल रिकग्निशन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर गेन ऑन इनिशियल रिकग्निशन लिख रहे हैं, फिर भी इस चैप्टर में ना खास तौर पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि P&L में जाना है कि OCI में जाना है, तो इसलिए ब्रैकेट में सही P&L लिख देना। कितना? 6000। ये 6000 आप इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि हमें 3 रुपए सस्ता मिला है, तो 2000। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L होता तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से कैपिटलाइज की हुई है, ये नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स 128 से होंगे, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये अलग से एक्सपेंस बन जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का नाम लिख दें, P&L लिख दें, काफी है। और क्रेडिट यही होगा। इनिशियल रिकग्निशन पे गेन। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी अब? 128 से 256,000 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और क्रेडिट यही है 252,500 और 6000। हाँ जी, ओके। अच्छा, अगला बुलेट पॉइंट मैंने लिखा तो इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए हुआ है, क्योंकि ये नाम लेके अलग से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। लेकिन ये बात जो मैं बताने लगा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सिर्फ इंटरेस्ट फ्री लोन तक महदूद नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इंटरेस्ट फ्री लोन तक नहीं है ये महदूद। कॉन्सेप्ट ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करें। कॉन्सेप्ट क्या है? फेयर वैल्यू। किसकी फेयर वैल्यू? जो इंस्ट्रूमेंट हम खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, उस लोन की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अगर हम लोन दे रहे हैं तो लोन की फेयर वैल्यू निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो हमें कैश फ्लोज मिलने हैं वापस, डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये बात अगर लिख लें तो अच्छी बात है कि अगर हम लोन दे रहे हैं तो लोन की फेयर वैल्यू निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज जो हमें वापस मिलने हैं, डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। और ये जो BFD पढ़ रहे हैं या पढ़ लेंगे और अभी MFA पढ़ के आए हैं, ये 128 रुपए भी ऐसे ही निकला हुआ होता है। ये भी फ्यूचर कैश फ्लोज की PV ही होती है मार्केट रेट पे, ये भी ऐसे ही निकला हुआ होता है। लेकिन इनकी चूंकि आपको दी हो सकती है फेयर वैल्यू, इसलिए मैंने इनको अलग सवाल करा दिया। और अगर हम लोन दे रहे हैं तो उसकी फेयर वैल्यू निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो आखिरी बुलेट पॉइंट की एक मिसाल देख लें। कंपनी गेव इंटरेस्ट free loan to employees of rupees 15 million repayable in full after 5 years और market interest rate है 10%। तो initial entry क्या होगी? लोन तो हम डेबिट करेंगे जो रूल सीखा। क्या रूल सीखा? फेयर वैल्यू। लोन तो उतने से डेबिट होगा, और कैश कितने से क्रेडिट होगा? जी, कैश तो 15 से क्रेडिट होगा। लोन कितने से डेबिट होगा? हमें कल को कैश इनफ्लो क्या होना है? जी नहीं, इंटरेस्ट फ्री। बस 15 वापस मिलना है, इंटरेस्ट फ्री है ना। अच्छा, और अगर 2% पे दिया होता
तो 2%, 2%, 2%, 2% और एंड पे वापस। तो जो हमें कल को फ्यूचर कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं उनकी पीवी, तो हमें इस सवाल में चूंकि इंटरेस्ट फ्री है तो सिर्फ प्रिंसिपल ही वापस मिल रहा है 15 मिलियन और पावर 9.31। तो ये जो इस पे हमारा नुकसान हो रहा है फॉरन, ये हमारा 5.69, ये P&L है, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। तो मैंने ये पॉइंट जो आखिरी लिखा हुआ है वो लिखा तो इंटरेस्ट फ्री के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री जरूरी नहीं है, बस सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि लोन की जो फेयर वैल्यू होती है वो होती है फ्यूचर कैश इनफ्लोज की पीवी, डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो ये ऐसा करें, बेशक आप बुक में चेंज कर लें, ये जो मैंने लिखा ना फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन, ब्रैकेट में लिख लें ये मैं उस लोन की भी बात कर रहा हूं जो मार्केट रेट से डिफरेंट पे, उसके लिए भी यही पॉइंट लग रहा है। हाँ जी, ओके चलें, इनिशियल मेजरमेंट डन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इंशाल्लाह कल कराता हूं। कल फिर न्यूमेरिकल सवाल करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।